नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। एनआईए को ज्यादा अधिकार देने वाले गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यसभा में चर्चा के जवाब में कहा, आतंकवाद से निपटने के लिए कड़ा कानून जरूरी। मजदूरी संहिता बिल के अलावा 58 पुराने कानूनों को खत्म करने से जुड़ा निरसन और संशोधन विधेयक भी संसद से पारित। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन बिल लोकसभा से पारित। पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं का राजनीतिकरण नहीं बल्कि राष्ट्रीयकरण करने की जरूरत। देश भर में बांधों की सुरक्षा से जुड़े बांध सुरक्षा विधेयक पर लोकसभा में चर्चा जारी। अयोध्या भूमि विवाद मामले में 6 अगस्त से होगी रोजाना सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली संवैधानिक पीठ का किया फैसला। मध्यस्थता समिति नहीं निकाल सकी कोई समाधान। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास पूरी तरह काबू में हालात। प्रदेश डीजीपी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों। कहा, जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की कोई भी कोशिश नहीं होने देंगे पूरी। लगातार तलाशी अभियान के जरिए प्रभावी ढंग से निपट रहे हैं सुरक्षा बल। और गंगा नदी में औद्योगिक कचरा बहाने पर सख्त। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों के प्रदूषण बोर्ड को पर्यावरण नियमों के उल्लंघन करने वाली इकाइयों को बंद करने समेत कार्रवाई के दिए निर्देश। कहा, जांच रिपोर्ट सौंपने के 15 दिन के भीतर हो कार्रवाई। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे संसद की कार्यवाही की। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा में पारित हो गया है। इससे पहले बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने समेत विपक्ष की ओर से लाए गए सभी संशोधन प्रस्ताव खारिज हो गए। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकवाद के खात्मे के लिए कड़े कानून पर उन्होंने जोर दिया और कहा कि विधेयक का मकसद आतंकवाद से लड़ना है और इसके लिए एकजुटता जरूरी है। अमित शाह ने विपक्ष की इस दलील को भी खारिज किया कि इस कानून का गलत इस्तेमाल होगा। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि सरकार उस व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित कर पाएगी जिसका किसी आतंकवादी घटना को अंजाम देने या आतंकवाद को बढ़ावा देने या फिर किसी आतंकवादी से किसी भी तरह का संबंध हो। अब तक सिर्फ संगठनों को ही इन आधारों पर आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया जाता था। विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। एक संस्था पर प्रतिबंध लगाते हैं, वो दूसरी संस्था खोल लेते हैं। प्रतिबंध लगाने में इसके लिए प्रूफ इकट्ठा करने में और 2 साल चले जाते हैं। तब तक वो आतंकवाद फैलाते रहते, विचारधारा उनकी फैलाते रहते हैं, घटनाएं करते रहते हैं। मैं भी यही कहता हूं आपके माध्यम से माननीय चिदंबरम साहब को कि घटना व्यक्ति नहीं करता और संस्था नहीं करती, व्यक्ति करता है। मगर कानून की छिद्रों का उपयोग कर कर व्यक्तियां नाम बदलते रहते हैं जब संस्थाओं के। और कई उदाहरण है मान्यवर ऐसे। अनेक लोगों ने अपने संस्था बंद, जैसे ही प्रतिबंध लगता है बंद, नई दुकान खोली, उस पर प्रतिबंध लगाओ, तीसरी दुकान खोली। कब तक प्रतिबंध लगाते जाएंगे? जब तक व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित नहीं करते, इनके काम पर, इनके इरादों पर चेक लाना असंभव। और इससे पहले बिल पर दूसरे दिन चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय और सुझाव सदन में रखे। This would give an open license for NIA to go to any state and do things according to their will and pleasure. This needs to be objected as it is against the idea of federalism, which is the basic structure of our constitution. This will also says that if the investigation is conducted by NIA, then an officer below the rank of inspector can be investigated.
ऐसी मुश्किलें आ रही हैं सर, अगर मैं A to Z जानता था इसका कि मैं क्या क्या कह सकता हूं सर। यहां हम लोग कुछ बात करते हैं, मीडिया ट्रायल होता है सर, कई केसेस अभी माननीय मंत्री जी आप गौर करेंगे 15 साल बाद 16 साल बाद बेकसूर होकर निकलता है सर। कोई हमारे पास मैकेनिज्म है कि 16 साल वापस कर दें, उसकी जिंदगी के सपनों को फिर सहेज के कहें लो तुम्हारे सपने तुमको वापस कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। For declaring a person as a terrorist, thus unguided, unbridled, uncanalized power is conferred on the central government to declare any person as a terrorist, and no procedure to be followed is laid under the act. The principles of natural justice is not given. So far as the procedure that is available under section 36, that is available for a terrorist organization, after he has been declared as a terrorist, he has to make an application before the review committee. We are not opposing UAPA. We are not opposing your fight against terrorism. We are not opposing empowering the NIA. We are not opposing anything else. We are opposing the mischievous amendment which has empowered the central government to name an individual. Now I'll tell you the consequences of that. You are amending sections 35, effectively subsections 1, 2 and 3. You're amending section 36, effectively subsection 1, 5 and 6. The real mischief is in section 35, subsection 2. And I want to read that. राज्यसभा ने आज निरसन और संशोधन विधेयक 2019 को भी मंजूरी दे दी है। इसमें 100 से 150 साल पुराने 58 अप्रचलित कानूनों को खत्म करने का प्रावधान है। विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव और चर्चा का जवाब दिया। इससे पहले विभिन्न दलों के सदस्यों ने विधेयक पर अपने विचार रखे। विधेयक में लोक लेखापाल चूक अधिनियम 1850, रेल यात्री सीमा कर अधिनियम 1892, हिमाचल प्रदेश विधानसभा गठन और कार्यवाहियां विधि मान्यकरण अधिनियम 1958, हिंदी साहित्य सम्मेलन संशोधन अधिनियम 1960 शामिल हैं। लोकसभा से इस विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। That what section 6 say of the General Clauses Act states is that even if an amending act is repealed, the import of the amending act is saved. By the repeal of the amending act, its import, namely the amendment which is introduced in the main act, remains alive and always there. One point I surely take, that we need to have a robust mechanism for periodic scrutiny, as Madam Yagnik said, rightly said. We need to properly scrutinize it. That is my assurance to this House. There is a mechanism in place. If the need to further reinforce it, I'll do. The bill has been a good step, but the government needs to sensitize the people and public organization about the tenets of the laws being repealed, so that they are armed with information among the new systems in place when it comes to effecting policy. ये कानून जो है, मृतप्राय कानून जो है, ये मृतप्राय कानून केवल बुक में न रहे, इनके निराकरण का, इनके निस्तारण का एक उचित और समयबद्ध प्रक्रिया के हिसाब से ये प्रक्रिया बने, ऐसा कोई प्रावधान लाएंगे तो भविष्य के लिए वो अच्छा रहेगा। We make arguments that yes, these are very archaic laws, draconian laws, but we are unable to take them off because they have served a purpose for a certain era. And when we continuously mention Sati Pratha, I think there is no more Sati Pratha also. I'm just giving an example of a main act. I'm not talking of acts that have become redundant or obsolete. जो भी कानून बनाइए, भविष्य को ध्यान रखकर बनाइए। अब और जो भूपेंद्र जी ने अभी सजेशन दिया है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जब एक कोई कानून रेलेवेंस ख़त्म हो जाए उसकी, तो वो अपने आप ही डिसॉल्व हो जाए। वहीं राज्यसभा ने आज मजदूरी संहिता 2019 को भी चर्चा के बाद पारित कर दिया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने विधेयक पर चर्चा का जवाब दिया। ये संहिता 4 कानूनों की जगह लेगा। इनमें द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट
1965 और द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 शामिल है। विधेयक में न्यूनतम वेतन कानून के प्रावधानों को पूरे भारत में लागू करने और कर्मचारियों को समय पर वेतन देने की व्यवस्था है। इसके प्रावधान सभी क्षेत्रों पर लागू होंगे। मजदूरी संहिता 2019 को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। अभी हमारे कुछ साथी फ्लोर वेज की बात कह रहे थे, मैंने कहीं पर भी फ्लोर वेज की बात नहीं की थी। पिछली सरकार में कभी किसी ने 184 या 86 की बात की थी, वो एक अलग बात थी। हमारा मानना ये है कि सारे वेज तय करने का काम ट्राईपार्टाइटेड समितियां जो होती हैं, जिसमें मजदूर संगठन और एम्प्लॉयर्स और राज्य सरकारें मिलकर जो तय करती हैं, और इसमें तो हमने अब ये प्रावधान कर दिया है, इसमें एक तिहाई महिला साथी भी उसमें होंगी और बैठकर इसको तय करने का काम करेंगे। सैकड़ों लोग नहीं, हजारों लोग, यूनियन, छोटे ग्रुप वगैरह सभी जगह के ऊपर इस मिनिमम वेज को पाने के लिए अलग अलग जगह पर अपनी अपनी अलग अलग लड़ाई कर रहे हैं सर। उसमें कितने विक्टिम्स भी होते हैं। Working hours should not be beyond 8 hours a day. Please phrase should be added, not exceeding 8 hours per day in this relevant section. It is very important, sir. I urge to you, your good office, sir, to incorporate this and to look into this. लोकसभा में जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दी गई। संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने विधेयक पर विचार का प्रस्ताव और चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं का राजनीतिकरण नहीं बल्कि राष्ट्रीयकरण करने की जरूरत है। विधेयक में न्यासी के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष को हटाकर उसके स्थान पर लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल का नेता या सदन में सबसे बड़े एकल विरोधी दल के नेता को न्यासी बनाने का प्रस्ताव है। दूसरे दलों के सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया। मुझे लगता है कि कई चीजें, इस सच को स्वीकार करिए, ये राष्ट्रीय स्मारक है, और अगर आप ये मानते हो कि हम नेता प्रतिपक्षी बने रहने देते तो क्या आप उसके पात्र हैं? तो अगर ये कहा गया उस संशोधन में, तो मैं नहीं मानता कि ये कोई गलत बात है अध्यक्ष जी, और इसलिए इसको आज के दिन स्वीकार करना पड़ेगा कि 100 साल शताब्दी पूरी होने के बाद अगर हम उन शहीदों को नमन करना चाहते हैं तो ऐसे स्थानों को राजनीति से मुक्त कर देना चाहिए। वो दिन आज है जिसे हमें पूरा करना चाहिए। वो जलियांवाला बाग में जो निर्माण चल रहा है, उस निर्माण से आपकी सहमति किस बात को लेकर है? अगर ये ऐसा ही वो काम कर रही है तो जैसे भर्तृहरि जी ने कहा, आप उसको स्वरूप को बदल तो नहीं सकते। वो चीजें जहां की तहां होनी चाहिए। तो देश की आजादी के बाद 1951 में जब एक्ट लेकर आए तो उसमें सबको 7 ट्रस्टी डाला। तो अब ये क्या मजबूरी हो गई है कि अब कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष की ट्रस्टी एज ए ट्रस्टी चेयर है, उसको आप खत्म करने जा रहे हैं। ये नया लाने की क्या जरूरत पड़ी है? Archaeological Survey of India maintains all structures as they are. Please. This is something which needs to be maintained as they are. Nothing to be changed. No tampering should be done. वहीं लोकसभा में बांध सुरक्षा विधेयक 2019 पर चर्चा जारी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव किया और इस विधेयक का मकसद नियमित निरीक्षण, आपातकालीन कार्य योजना और व्यापक सुरक्षा समीक्षा सहित बांधों की सुरक्षा से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान करना है। विधेयक में कुछ कृत्यों के लिए दंडात्मक प्रावधान भी हैं। ये कानून राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक समान बांध सुरक्षा प्रक्रियाओं को अपनाने में मदद करेगा। जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है वो स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करेगी ताकि उन बांधों की भी सुरक्षा का समुचित प्रबंध किया जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, बांधों की सुरक्षा जो है प्राकृतिक आपदा इमरजेंसी सिचुएशन से जुड़े हुए एक्शन प्लान, क्योंकि केवल बांध टूटना ही या केवल एक दुर्घटना नहीं हो सकता, उसके अतिरिक्त भी प्राकृतिक आपदा के कारण से भी बांधों पे खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए उनका एक इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाने की व्यवस्था पूरे विश्व भर में है। लेकिन इमरजेंसी एक्शन प्लान यदि प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो इमरजेंसी एक्शन प्लान जो है
आज देश के अधिकांश बांधों के पास में समुचित इमरजेंसी एक्शन प्लान भी बने हुए नहीं। Dam inherits displacement of the common people. Do you have any clause or do you have anything at your disposal under the bill to offer compensation to those affected families? हम ये propose करते हैं कि there is a need for an independent regulator as well as for a precise definition of stakeholder. Disaster Management Authority do not have a significant role in the bill. Dam Safety Authority and Disaster Management Authority have to act in close association, but unfortunately their significant role is missing in the dam safety activities as per the bill. वहीं जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर सेना ने कहा है कि नियंत्रण रेखा के पास स्थिति काबू में है और काफ़ी हद तक शांतिपूर्ण है। सेना ने कहा कि कश्मीर में शांति भंग करने की किसी भी कोशिश को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। सेना की 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने श्रीनगर में सुरक्षा बलों के एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि घाटी में IED विस्फोटकों का खतरा ज़्यादा है, लेकिन नियमित रूप से तलाशी अभियान चलाकर सुरक्षा बल इससे प्रभावी ढंग से निपट रहे हैं। जितने भी लड़के वैली में टेररिस्ट बनते हैं उसमें से 83% ऐसे थे जो एक टाइम पे स्टोन पेल्टर थे। तो अगर आपका बच्चा 500 रुपए के लिए गली में जाके स्टोन फेंकता है या पत्थर फेंकता है सिक्योरिटी फोर्सेस पे, तो वो कल का टेररिस्ट है। और इसके आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस साल 2019 में 7% टेररिस्ट को मार दिया गया पहले 10 दिन में ज्वाइन करने के बाद। ये अगेन माताओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज को ध्यान से सुनिए। आपका बच्चा अगर टेररिस्ट बनता है तो 7% उसमें से पहले 10 दिन में खत्म होने का चांस है। चिनार कॉर्प्स कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों की ये अपील घाटी की सभी माताओं से है, लेकिन इस अपील में एक बात साफ है कि अगर कोई पत्थरबाजी या आतंकवाद की घटनाओं में शामिल पाया जाएगा तो सेना उसे बख्शेगी नहीं। सेना जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिनार कोर के कमांडर ढिल्लों ने कहा कि फिलहाल हालात काबू में हैं और घाटी में माहौल काफी हद तक शांतिपूर्ण बना हुआ है। सिचुएशन ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल इज अंडर कंट्रोल एंड वेरी मच पीसफुल एज ऑफ नाउ। द इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम पाकिस्तानी साइड is being attempted regularly, and we have been having regular contacts on the line of control whereby the infiltration bids by Pakistan Army and the terrorist is being foiled and replied to on regular basis. वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि कश्मीर में आतंकी बनने वाले मामलों में कमी आई है। आतंकी बनने वाले कई कश्मीरी लड़के अपने घर लौटे हैं। So overall number of active militants in the valley has come down, and the number of active militants in Jammu region is also 8, with the surrender of one militant couple of days ago in Kishtwar. Our second target was the terror support network, because of which the militancy thrives and survives in the state. So therefore our strong action was targeted against OGWs. And a very large number OGWs were picked up, arrested, detained. Apart from them, we have also taken care of the organizations which were resorting to unlawful activities like Jamaat Islami, JKLF, and their activists and leaders also have been booked under various sections of law. जाहिर है कश्मीर घाटी में पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली हरकतों को लेकर सेना ने अपना संदेश साफ कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर सरकार ने पर्यटकों और अमरनाथ यात्रियों को घाटी में रहने की अवधि में कटौती करने की सलाह दी है। सरकार ने पर्यटकों, अमरनाथ यात्रियों को सलाह दी है कि वो जल्द से जल्द घाटी से लौटने के लिए जरूरी कदम उठाएं। गृह विभाग ने आतंकी हमलों की आशंका के मद्देनजर यह एडवाइजरी जारी की है। प्रमुख सचिव ने इस एडवाइजरी में कहा है कि पर्यटक और अमरनाथ यात्री जितना जल्द हो सके घाटी से लौट जाएं।
इसमें कहा गया है कि अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के मद्देनजर ताज़ा खुफिया सूचनाओं और घाटी के हालातों के मद्देनजर ये सलाह दी जाती है कि अमरनाथ यात्री और पर्यटक जल्द से जल्द घाटी से लौट जाएं। और इसी बीच पाकिस्तानी सेना की ओर से शह दिए गए आतंकवादियों द्वारा अमरनाथ यात्रा में बाधा डालने के प्रयासों को विफल भी कर दिया गया है। सेना ने कहा है कि बालटाल और पहलगाम यात्रा मार्ग पर भारी मात्रा में पाकिस्तान निर्मित हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। पाकिस्तानी सेना के बारूदी सुरंग और स्निफर राइफल भी बरामद की गई है। इन बारूदी सुरंगों पर पाकिस्तानी फैक्ट्री के निशान हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान और उसकी सेना कश्मीर में आतंकवाद में संलिप्त हैं। This is a M24 American sniper rifle with telescope. This will be displayed outside after this press conference. You can have a look at it later. This was recovered from one of the caches of the terrorists along the Shri Amarnath Ji route. सदगुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन कावेरी कॉलिंग अभियान के जरिए कावेरी नदी के संरक्षण में लगा है और इसके साथ ही अभियान के जरिए 84 लाख लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का लक्ष्य है। कृषि वानिकी के जरिए किसानों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। दक्षिण भारत की गंगा नदी कही जाने वाली कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। सदगुरु जग्गी वासुदेव की संस्था ईशा फाउंडेशन नदी के अनवरत बहाव बनाए रखने के लिए प्रयास में जुटी है। सदगुरु जग्गी वासुदेव के मुताबिक मानवीय गतिविधियों के चलते पिछले 70 सालों में कावेरी नदी में 40% की गिरावट देखी गई है। ईशा फाउंडेशन ने कावेरी नदी के संरक्षण के लिए कावेरी कॉलिंग अभियान की शुरुआत की है। We are unleashing a massive rally which includes the government, the people, the farmers together to find a solution. The solution is like this. We must understand the only source of water we have in tropical nation is monsoon. The monsoon comes down upon us within 45 to 60 days. What comes down in these 60 days, the water that comes down in 60 days, we have to preserve it in the soil for 365 days. For this to happen, there is no way we can do this without substantial vegetation. This was a land covered with tropical forests. Due to population pressures and need for agriculture, we have pushed it. सदगुरु जग्गी वासुदेव के मुताबिक कावेरी नदी के जल प्रवाह में कमी और सूखे के कारण तमिलनाडु के 83% किसान और कर्नाटक के 77% किसान कर्ज में फंसे हैं। अब कावेरी कॉलिंग अभियान के जरिए कावेरी के आसपास 242 करोड़ पेड़ लगाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। इसके पहले चरण में 73 करोड़ पेड़ तमिलनाडु और कर्नाटक में लगाए जाएंगे। नदी की जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए ही किसानों को कृषि वानिकी के जरिए बेहतर जीवन की राह दिखाई जा रही है। Kaveri calling is a way of demonstrating that there is a way to turn the land back. Right now, we have converted about 69,670 farmers into agroforestry in Tamil Nadu. Their incomes have gone up in 5 to 7 years, 300 to 800% increase in incomes have happened. This is what needs to happen. Living on the farm, doing farming should become very lucrative. That's the only way you can preserve this nation. सदगुरु जग्गी वासुदेव ने कावेरी कॉलिंग अभियान की शुरुआत जुलाई के महीने में की है। अभियान के जरिए 84 लाख लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का प्रयास है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आज की दुनिया में लोग भौतिकवादी जीवन शैली के दबाव के कारण अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति आवास पर सदगुरु जग्गी वासुदेव से संवाद कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। कार्यक्रम में सदगुरु ने कहा कि कावेरी कॉलिंग अभियान के जरिए वो लोगों की जिंदगी के साथ पर्यावरण बचाने का भी काम कर रहे हैं। सदगुरु से संवाद कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सदगुरु जग्गी वासुदेव शांति और सकारात्मक सोच को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिसके जरिए लोग अपनी जीवन शैली में सुधार ला सकते हैं। Today's world is a troubled world. The mechanical lifestyles
with high pressure work. Routines are making most of our lives quite stressful and also problematic. This does not bode well for humanity's progress. We need inner peace, tranquil minds, and joyful hearts. We need solace. We need a soothing voice that refreshes and regenerates us. One such voice is the voice of Sadhguru. We are fortunate to have him with us today morning. He is one of the remarkable modern day sages who connects us with our spiritual heritage. इस मौके पर सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने कहा कि सितंबर महीने से शुरू होने वाला उनका कावेरी कॉलिंग अभियान आने वाले समय में 84 मिलियन लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का काम करेगा, लेकिन इसके लिए लोगों को भी कावेरी नदी और उसके साथ जुड़े किसानों के लिए काम करना होगा। Agriculture occupies over 60% of India's land. So the real issue is how we conduct our agriculture. For pollution, it may be industry, but for depletion, it is agriculture that we need to look at. We are still doing agriculture as it was done 1,000 years ago, as it was done as subsistence farming. Today, it's all commercial farming. We need to look at this. Very easily, with 1/3 of the land we are cultivating, we can grow food for this 1.5 billion people. It's very much possible if you bring in modern technologies and other aspects. Right now, the important thing is to switch to agroforestry, especially Kaveri Basin. इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन समेत कई हस्तियां मौजूद थीं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।